Good morning, students. Good morning, ma'am. Good morning. As you know, our previous chapter, median and mode, is complete right now. So today we are starting our third chapter. Have you any problem in previous chapter? No, ma'am. Okay. Okay. So our today's topic is organization of data. आज हम बात करेंगे how we organize the data. As we studied earlier, we just collected the data. हम data का collection करते हैं. The investigator go into the field and collect the data. जो investigator होता है, numerators होते हैं, वो क्या करते हैं? Field में जाते हैं और data collect करते हैं. Due to the collection of data, there are two types of data. डेटा को जहां से हम कैप्चर करते हैं उस हिसाब से डेटा दो तरीके की होती है, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा. प्राइमरी डेटास आर द डेटास व्हिच आर कलेक्टेड, व्हिच आर ओरिजिनल डेटास. दीज डेटास आर कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर और न्यूमरेटर बाय देयर ऑन. यानी ये वो डेटा होते हैं जो हम खुद कलेक्ट करते हैं. दैट इज प्राइमरी डेटा. द सेकेंडरी डेटा व्हिच वी जस्ट कैप्चर फ्रॉम अदर सोर्सेस. सेकेंडरी डेटा वो होते हैं जो हम दूसरे सोर्सेस से लेते हैं. वो सोर्स कोई भी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस भी हो सकते हैं, कोई प्राइवेट पब्लिकेशंस भी हो सकते हैं, या फिर अदर सोर्सेस भी हो सकते हैं. तो वहां से हम ये कलेक्ट करते हैं. तो हमने पढ़ा था कि देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड्स by which we collecting the primary data. हमने बहुत सारे मेथड पढ़े, जैसे हमने न्यूमरेटर मेथड पढ़ा, हमने क्वेश्चन एयर पढ़ा, हमने मेनिंग क्वेश्चन पढ़ा, हमने डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू पढ़ा. ठीक है, बहुत सारे मेथड्स पढ़े. आज हम पढ़ते हैं कि जब आपने डेटा कलेक्ट कर ली, these datas are known as raw data. जब आपने डेटा कलेक्ट कर लिए तो वो रॉ है, क्योंकि अभी आपको उनको अरेंज करना है. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं, आपने देखा होगा कि रीसाइक्लिंग के लिए आप अपने घर में जैसे प्लास्टिक है, कांच है या वेस्ट मटेरियल है, उसे आप किसे सेल करते हो? घर में रद्दी होती है ना, किसको बेचते हो? मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. आ रही है ना? तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि आपके घर में जो वेस्ट मटेरियल होता है उसका आप क्या करते हैं? क्या करते हैं वेस्ट मटेरियल? बताइए. तो मैम रद्दी वाले को दे देते हैं. रद्दी वाले को, कबाड़ी वाले को आप उसे दे देते हो. उस रद्दी में क्या होता है? कुछ ग्लास वर्क भी होता है, कांच का सामान भी होता है, कुछ आपकी बुक्स भी होती हैं, ठीक है ना, एजुकेशन मटेरियल्स भी होते हैं आपके पास, पेपर भी होते हैं, ठीक है, बहुत प्लास्टिक भी होता है. तो क्या आप सबको ऐसे एक थैले में भरते हैं उसको दे देते हैं? ऐसा करते हैं क्या? नो मैम. क्या करते हैं? यू जस्ट क्लासिफाइड थिंग्स इनटू द कैटेगरी. आप चीजों को क्या करते हैं? प्लास्टिक को प्लास्टिक में, कांच को कांच में, पेपर को पेपर में, अखबार समेट के अच्छी तरह से रखते हैं. इस तरह से करते हैं. Yes, मैम. सो दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा. इसी तरीके से जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं, जो न्यूमरेटर्स होते हैं, वो डेटा को जब कलेक्ट लाते हैं, करते हैं, तो देन दे अरेंज द डेटा. बिफोर द अरेंजमेंट ऑफ द डेटा, दीज डेटाज आर नोन एज रॉ डेटा. वो कच्चा मटेरियल है. जब आप उसे अरेंज कर देते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा. ये बात समझ में आ गई? Yes, मैम. यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई No, दिक्कत ma'am. थोड़ी बेटा? No, मैम. Okay, now we are just talking about what is organization. The things when we, or the data we collect when we organize in a suitable manner. जब हम अपने डेटा को एक सुटेबल मैनर में प्रेजेंट करते हैं, द प्रेजेंटेशन वे इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा. तो आपने उन्हें कैसे ऑर्गेनाइज किया? यहाँ हम देख रहे हैं रॉ डेटा. रॉ डेटाज आर द डेटा विच कलेक्टेड इन हर्ली. आपने जिसे कलेक्ट तो कर लिया लेकिन अभी अरेंज नहीं किया. दैट डेटाज आर नोन एज रॉ डेटा. अब यहाँ हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे. आपके सामने है टेबल नंबर 3.1 और 3.2. दिखाई दे रही बेटा आपको सभी को? Yes, मैम. जस्ट फोकस ऑन टेबल नंबर 3.1. अगर हम टेबल नंबर 3.1 को देखते हैं, क्या है? मार्क्स इन मैथमेटिक्स ऑब्टेन बाय 100 स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन. ये एक मार्क्स डेटा है जिसमें 100 बच्चों ने अपीयर हुए, उनके मार्क्स इस तरीके से हैं.
ठीक है, फर्स्ट वन है ये whatever, ठीक है। दीज डेटाज आर नॉन एज रॉ डेटा। ये डेटा क्या है? रॉ। क्या इन डेटा से आप कोई कंक्लूजन निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये अरेंज नहीं है। तो फर्स्ट यू जस्ट अरेंज द रॉ डेटा। अब कैसे अरेंज करेंगे? सो यू जस्ट कैटेगराइज दीज डेटा इन अ क्लास इंटरवल। आप क्या करते हैं? क्लास इंटरवल बनाते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं 47 भी है, 60 भी है, 14 भी है, 12 भी है, ठीक है, 10 भी है। आप देख रहे हैं 100 में से कितने स्टूडेंट ने कुछ मार्क्स ऑब्टेन किए, 12 भी है, 10 भी है। तो वी जस्ट डिवाइड दिस रॉ डेटा इनटू अ अरेंजिंग सीक्वेंस। हमने इसे सीक्वेंस में अरेंज किया। अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर देखेंगे, आपने एक सीरीज बनाई, क्लास इंटरवल बनाई कि 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ठीक है। क्लास इंटरवल बनाते हैं ना, इसे बोलते हैं क्लास इंटरवल, ठीक है ना। आप इसे बनाते हैं, अभी आपने क्वेश्चन भी किए थे। अब इसमें देखिए 0 से 10 के बीच में कितने स्टूडेंट हैं, तो हम क्या देख रहे हैं? 0 से 10 के बीच में, ठीक है। तो हमने देखा, इस वाली फर्स्ट लाइन में देख लेते हैं क्या है 0 से 10 के बीच में। क्या है? क्रॉस करते जाएंगे। हाँ बोलो। समझ नहीं आया। देखो बेटा, यहाँ पर ये 100 बच्चों के मार्क्स है, ठीक है। अब मैं इन मार्क्स से कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकाल पा रही, तो मैंने इन मार्क्स को अरेंज किया। मैंने कैटेगरी बनाई कि 0 to 10, क्योंकि 100 तक के मार्क्स हैं। ऐसे 10 to 20, 30, 40, ऐसे 100 तक, 90 to 100 तक मैंने एक सीरीज बनाई। अब मैं देख रही हूँ कि कितने बच्चे, जैसे बच्चों की तो है इस नंबर, ठीक है। आपको पता है 0 to 10 में कितने आएंगे? 9 तक के मार्क्स आएंगे, क्योंकि 10 तो अगली सीरीज में जुड़ जाता है ना, ठीक है। तो आपने क्या देखा, इस लाइन में 9 से कम कुछ भी नहीं है ना, 9 तक नहीं है। यहाँ पर इस लाइन में नहीं है, इस लाइन में नहीं है, इस लाइन में नहीं है। कहीं भी देखिए कि 1 2 3 4 8 9 ऐसा कुछ आ रहा है? 0 आया? 0 आया? अच्छा ठीक है, ओके। तो 0 to 9 में कितने स्टूडेंट हो गए? यहाँ हमने लिखा नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितना हुआ? 1, ओके। अब 10 to 20 में देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ओके। कितने स्टूडेंट हो गए? 8 स्टूडेंट्स, ओके, ठीक है। अब 20 to 30 में देखेंगे। ये हो गया 1, 30, वन ही है मैम। हाँ 20 to 30 में 1 ही है मैम, 25 भी है। ओके 25 भी है। ऑन विच लाइन? मैम 14 के पास आना। हाँ 18 भी है, ये भी है। तो मैम फिफ्थ लाइन में, 5th लाइन में, ओके। Yes, 1 22 2 भी 3 है। 4 5 25, ओके। और 22 भी है, मैम थर्ड लाइन में भी है, ऊपर से थर्ड लाइन में। ऊपर से थर्ड लाइन में है। थर्ड 22 थर्ड लाइन में तो नहीं है बेटा, थर्ड लाइन में तो नहीं है 22, नहीं है। दोबारा चेक कर लीजिए, देखिए 20 से 30 में फर्स्ट लाइन में कुछ नहीं है, नहीं है। मैम लास्ट लाइन में, मैम लास्ट लाइन एक में। मिनट। लास्ट से थर्ड लाइन, हाँ लास्ट से थर्ड लाइन। लास्ट से थर्ड लाइन, ओके। लास्ट से 30 लाइन में, ओके और मैंने लास्ट लाइन में भी 25 है। 25, ओके। और चेक कर लीजिए, दोबारा देख लें। फर्स्ट लाइन में कुछ नहीं है, सेकंड लाइन में कुछ नहीं है,
थर्ड लाइन में कुछ नहीं है, फोर्थ लाइन में हमने लगा दिया, फिफ्थ लाइन में नहीं है, सिक्स में, सेवन में, एट में, नाइन में लगा दिया। ठीक है, अब देखिए 20 से 30 में कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। 20 से 30 में कितना हो गया, 6। ओके, अब 30 to 40 में देखेंगे, अगर हम 30 to 40 में फर्स्ट लाइन में कुछ नहीं है, सेकेंड लाइन में भी नहीं है, थर्ड लाइन में भी नहीं है, फोर्थ लाइन में, फोर्थ लाइन में ये हो गए 2 3 4 32 और 39 लास्ट लाइन। 5 6 कितने हो गए, 6। ओके, अब देखिए आपने क्या किया, इस तरह से अगर अरेंज कर लेंगे तो क्या होगा, यू कैन रीड द डेटा मोर एफिशिएंटली, क्योंकि इस तरह से रॉ डेटा से तो आपको कुछ भी नहीं पता चल रहा था, लेकिन इस तरह से अरेंजिंग द इन द क्लास इंटरवल आपको पता चल गया हाउ मेनी स्टूडेंट्स गेट द 10 मार्क्स, बिलो द 10 मार्क्स, हाउ मेनी स्टूडेंट गेट द मोर देन 10, लेस देन 30। ठीक है, तो इस तरह से आपको जब आप डेटा को अरेंज कर लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपको जो कंक्लूजन निकालने हैं वो निकालने आसान हो जाते हैं। तो ये समझ गए कि आपको किस तरह से डेटा को अरेंज करना है। ठीक है, यस मैम। ओके, नाउ फोकस ऑन टेबल नंबर 3.2। अब हम 3.2 टेबल को देखते हैं। मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर्स और 50 फैमिलीज, ये 50 परिवारों का एक्सपेंडिचर खर्चा दे रखा है, इसको हटा देते हैं हम पहले। यहाँ पर 50 फैमिलीज का आपको एक्सपेंडिचर्स दे रखा है। पहली फैमिली 1904 रुपए से अलग अलग खर्च करते हैं। इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, आप एक्सपेंडिचर का एक क्लास इंटरवल बना सकते हैं, फिर देखते हैं उस क्लास इंटरवल में कितने आते हैं। जैसे 1000 से 2000 खर्च करने वाले, 2000 से, यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि क्लास इंटरवल बनाए कि 1000 से 2000 खर्च करने वाले, 2000 से 3000 खर्च करने वाले, 3000 से 4000 खर्च करने वाले। ठीक है, इस तरह से हम क्लास इंटरवल बना सकते हैं। ठीक है, समझ गए? यस मैम। ठीक है, आप इस तरह से क्लास इंटरवल बना सकते हैं। उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए कि 1000 से 2000 खर्च करने वाले कितने फैमिलीज हैं। ठीक है, तो इस तरह से कंक्लूजन निकालना आसान होता है। क्लियर हो गई ये बात? यस मैम। सो दिस इज द वे विच इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ये जो डेटा थे ये क्या है, रॉ डेटा है। इसको आपने क्या किया, क्लास इंटरवल में ऑर्गेनाइज कर लिया। ठीक है, यस मैम। ओके, आगे देखेंगे। अब हम बात करते हैं, जब हमने ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिया तो हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, यानी जो डेटा है वो कैसे क्लासिफाइड होते हैं। अब हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। अभी तो हमने देखा डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, अब हम बात करते हैं इनको क्लासिफाइड कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ एनी डेटा इज बेस्ड ऑन टाइम, अगर कोई डेटा हमने टाइम के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया, जैसे द पॉपुलेशन को हमने कैसे किया, टाइम के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया कि 2001 में इतनी पॉपुलेशन थी, 2011 में इतनी पॉपुलेशन थी और 2021 में इतनी पॉपुलेशन है। सो दीज आर द डेटा विच आर कैप्चर्ड ऑन बिहाफ ऑफ टाइम। समझ रहे हैं, ये डेटा किसके बिहाफ पर हमने कैप्चर किए, टाइम पर। तो ऐसे वाले डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या करेंगे, क्रोनोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, जहां पर हम टाइम के अकॉर्डिंग डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। ये बात समझ गए? यस मैम। यानी जब भी कोई डेटा कलेक्शन या प्रेजेंटेशन आप टाइम के अकॉर्डिंग करते हैं, दैट इज क्रोनोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? समझ गए? यस। एक चीज और दे रखी है, जैसे कई बार ऐसा होता है कि डेटा, जैसे मैंने आपसे कहा बुक,
ठीक है, आप मेरे पास है, मैं मुझे बुक चाहिए, मैं आपसे क्या क्वेश्चन करूंगी, कौन सी बुक, यही पूछूंगी ना। Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो आप क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट, या तो इंग्लिश या हिंदी, यानी बुक्स को आपने क्या किया, क्लासिफाइड किया अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट, उनके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपने उसे क्लासिफाइड किया। ठीक है, तो इसी तरह से जब डेटा को हम क्लासिफाइड करते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, दैट इज क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्लियर? Yes, ma'am. यहाँ पर देखिए सामने आपके इसमें दे रखा है, द ग्रुप इन क्लासेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज डन इन द वेरियस वे, यानी क्लासिफिकेशन कई तरीके से किया जा सकता है। इंस्टेंट ऑफ क्लासिफाइंग योर बुक्स आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, जैसे हम बुक्स का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। ये मैथ्स की बुक है, सोशल साइंस की बुक है, ये इकोनॉमिक्स की बुक है, ठीक है, इस तरह से हमने क्लासिफिकेशन किया। और you could have classified them according to the year of publication, या फिर हम बुक्स को पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग भी करते हैं। जैसे मैंने कहा इकोनॉमिक्स की बुक, ठीक है, कब की, 2000 सन की चाहिए, 99 की चाहिए, वट एवर, तो क्लासिफिकेशन हमने किया सन से भी किया, तो वो क्या हो गया, क्रोनोलॉजिकल। ठीक है, और यदि कभी कभी ऐसा होता है अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट, यानी जैसे आपने राइटर के अकॉर्डिंग कहा कि मुझे डीके ए.के. ओरी की बुक चाहिए, डीके गोयल की बुक चाहिए, ठीक है ना, तो आपने राइटर के अकॉर्डिंग भी उसका क्लासिफिकेशन किया। समझ गए? Yes, ma'am. तो क्लासिफिकेशन Yes, ma'am. कई तरीकों से हो सकता है, जिसमें सबसे पहला क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया कि व्हेन द वेरियस डेटास आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द टाइम, यदि आप डेटास को क्लासिफाइड करते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, तो दैट डेटास आर नोन एज क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ऐसा क्लासिफिकेशन जो टाइम के अकॉर्डिंग है उसे क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। ये बात समझ में आ गई? Yes, ma'am. Yes. ओके, आगे देखिए, या फिर इसे हम टाइम सीरीज भी कहते हैं। इसने एक एग्जांपल भी दिया है। इंडिया की पॉपुलेशन दे रखी है, 51 में क्या थी, 61 में, क्योंकि आपको पता है सेंसस कैलकुलेट द पॉपुलेशन आफ्टर एवरी 10 इयर्स, हर 10 साल के बाद जनगणना होती है। तो 51 दे रखा है, 61, 71, 81 ये आपको दे रखा है, ये आपकी पॉपुलेशन दी है। तो इस तरह का ये जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया है इसे क्या बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे, क्रोनोलॉजिकल Classification. क्लासिफिकेशन। समझ गए? Yes, ma'am. ओके, आगे देखिए, एक होता है स्टेपल क्लासिफिकेशन। अब ये क्या होता है, इसमें देखेंगे आप, इट इज अ क्लासिफिकेशन विद रेफरेंस टू द ज्योग्राफिकल लोकेशन। यदि कोई क्लासिफिकेशन ज्योग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग हो, जैसे पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, हरियाणा की पॉपुलेशन कितनी, ठीक है, इसकी पॉपुलेशन इतनी है, वर्ल्ड में यूएसए की पॉपुलेशन, चाइना की पॉपुलेशन, ये किसके है, ज्योग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग है। तो दिस काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज स्टेपल क्लासिफिकेशन। ओके, Yes, ma'am. आगे देखिए, यहां पर एग्जांपल दे रखा है स्टैटिकल का कि कंट्रीज दे रखी है, वर्ल्ड की कंट्रीज दे रखी है और उनमें वीट का प्रोडक्शन दे रखा है। टेबल को देखते ही हमें पता चल गया कि यहाँ टाइम तो है नहीं, इसका मतलब ये क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तो नहीं है, नहीं है ना। Yes, ma'am. यहाँ क्या दे रखा है, एक कंट्री दे रखी है, कंट्रीज दे रखी है, यानी ये ज्योग्राफिकल एरिया दे रखा है। तो ये कौन सा क्लासिफिकेशन हो गया, कौन सा क्लासिफिकेशन हो गया, स्टैटिकल, हाँ, क्लासिफिकेशन हो गया, जहां ज्योग्राफिकल एरिया का प्रेजेंटेशन यहाँ पर किया गया है कि इस एरिया में इतने वीट का प्रोडक्शन होता है। समझ गए? तो ये सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है। क्लियर हो गया? Yes, ma'am. चलिए आगे देखेंगे। नाउ हम यहाँ पे बात करते हैं स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब आपको ये तो पता है व्हाट इज स्टैटिक्स। स्टैटिक्स इज न्यूमेरिकल फैक्ट। जब आप किसी बात को दो तरीके से कह सकते हैं, आइदर यू हैव टू स्पीक आउट योर वर्ड्स इनटू टेक्सचुअल फॉर्म, आप किसी सेंटेंस में कोई बात कह सकते हैं, या न्यूमेरिकल फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, और वहां बहुत भीड़ थी, so much crowd is there, that is
टेक्सचुअल फॉर्म। आपने एक बात कही कि बहुत भीड़ थी, कितनी पता नहीं। और एक मैं आपसे कहूँ, yesterday I went to just for my vaccination, I think approximate 100 people are in a queue। मैंने आपसे कहा कि मैं वैक्सीनेशन के लिए गई और लगभग 100 लोग एक लाइन में थे। तो दैट इज, ये टेक्सचुअल है या स्टैटिकल है? क्या है ये? स्टैटिकल। दैट इज न्यूमेरिकल फैक्ट। मैंने फैक्ट कहा और ये बहुत भीड़ थी, कितनी? 100 पीपल्स आर देयर। ठीक है, तो ये क्या हो गया? न्यूमेरिकल फैक्ट हो गया। तो स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? व्हेन वी प्रेजेंट अवर थिंग्स इन अ न्यूमेरिकल फैक्ट, नंबर फैक्ट में आप बताते हैं, दैट इज आपका स्टैटिक्स हो गया। अब यहाँ देखिए, आप एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आपसे कि हम कैसे स्टैटिक्स का यूज इकोनॉमिक्स में करते हैं। जैसे हमें पॉपुलेशन पता लगानी है, हाउ मच पॉपुलेशन इन इंडिया, की इंडिया की कितनी पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2021, कितनी पॉपुलेशन है। अब पॉपुलेशन को आप कैटेगराइज करते हैं, कैसे? हाउ मच, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं। ठीक है, उसमें भी मेल में मैरिड है या अनमैरिड है, फीमेल में भी मैरिड है अनमैरिड है, या फिर आइदर दे आर एजुकेटेड और नॉट, यानी मेल में कितनी लिटरेसी रेट है, कितने इलिटरेट है, फीमेल में कितनी लिटरेसी रेट है, या जो मेल है उसमें अर्बन एरिया में रहने वाले कितने हैं, ठीक है, और रूरल एरियाज में रहने वाले कितने हैं। फीमेल्स हैं तो रूरल एरियाज में कितनी है और अर्बन एरियाज में कितनी है। तो इस तरह से हम इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स का यूज इकोनॉमिक्स में करते हैं। तो हाँ, डेमोग्राफी में जहां हमें पॉपुलेशन मैटर करती है वहां हमें न्यूमेरिकल फैक्ट देने ही पड़ते हैं। Either that is in प्रोडक्शन ऑल्सो, जैसे कि आपने देखा कनाडा में वीट का इतना प्रोडक्शन होता है, इंडिया में इतना होता है। तो इकोनॉमिक्स में भी हमें क्या करना पड़ता है? न्यूमेरिकल फैक्ट देने पड़ते हैं। क्लियर हो गई ये बात? यस मैम। ओके, अब देखिए, ये जो क्लासिफिकेशन है जिसमें हम न्यूमेरिकल फैक्ट देते हैं, दैट क्लासिफिकेशन इज known as quantitative classification, that is of third number। एक हमने कहा according to the time series, that is chronological, according to the geographical area, that is statistical, and the third one is quantitative, which shows the numerical fact। तो ऐसा presentation कैसा हो गया? quantitative। ओके, यस मैम। तीन तरह की क्लासिफिकेशन पढ़े हमने। एक तो अकॉर्डिंग टू द टाइम, उसे हमने क्या बोला? chronological। द सेकंड इज अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफिकल एरिया, स्टैटिकल क्लासिफिकेशन। वेरी गुड। एंड द थर्ड वन इज अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल फैक्ट और स्टैटिकल फैक्ट, दैट इज नोन एज क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? यस मैम। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? No, ma'am. ठीक है, अब आप क्वेश्चन लिखिए। यहाँ पर क्या क्वेश्चन बन रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज रॉ डेटा। क्वेश्चन फर्स्ट लिखिए, व्हाट इज रॉ डेटा। व्हाट इज रॉ डेटा? लिख लिया? यस मैम। सेकंड क्वेश्चन लिखिए, यस। what do you mean by organization of data? What do you mean by organization of data? लिख लिया? Yes, ma'am. थर्ड क्वेश्चन लिखिए, what is chronological classification of data? What is chronological classification of data? यस मैम। नेक्स्ट लिखिए, define the class interval। define the class interval। यस मैम। नेक्स्ट लिखिए, what is quantitative classification? What is quantitative classification? लिख लिया?
Yes, ma'am. Yes. ओके अब हमने जो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको दिखाती हूँ। टेबल नंबर 3.1 और 3.2 का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको आपको अरेंज करना है, क्लासिफाइड करना है। सो यू हैव टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ टेबल 3.1 एंड 3.2। अरेंज दीज रॉ डेटा इन अ ऑर्गेनाइज्ड मैनर। क्वेश्चन क्या है? अरेंज दीज रॉ डेटा इनटू एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। ले लें आप, स्क्रीनशॉट ले लें। मैम ये तो बुक में है ना आपकी बुक में? ठीक है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये हो गया, यू जस्ट अरेंज दीज डेटा इन अ ऑर्गेनाइज्ड मैनर। ओके, कर लेंगे क्वेश्चन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक आपको? No, ma'am. ओके, बट एक बार हाँ हाँ पूछो। मैम, एक बार मेरे को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा फिर से बता दीजिए। ओके, देखिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा मीन्स द न्यूमरेटर जस्ट अरेंज द रॉ डाटा into a sequence or manner that it can be understandable। जब वो अपने रॉ डेटास को इस तरह से मैनेज करे कि उनसे हम अपने कंक्लूजन्स निकाल सकें, दैट टाइम इट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। जब हम डेटास को इस तरह से अरेंज करें कि उनसे कंक्लूजन्स निकालना आसान हो, तो उसे हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा कहते हैं। क्लियर? यस मैम। और कोई कंफ्यूजन? नो मैम। चलो ठीक है, आज इतना ही करेंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, Okay, ma'am. Okay, ma'am. वेलकम मैम। वेलकम।